गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? तो सही चल रही है। सही चल रही है? इतने ढीले सही चल रही है? जोश में चलनी चाहिए पढ़ाई तो भाई। सर डाउट चल रहे हैं। डाउट्स चल रहे हैं मतलब डाउट्स आ रहे हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं? सर डाउट आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो पूछो ना, किस लिए बैठे हैं? डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हैं सर भाई। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। कुछ शीट भी इंसर्ट कर लेता हूँ आपके लिए, डाउट्स के लिए। ये लो जी, बहुत सारे डाउट पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर की थ्योरी तो कंप्लीट कर ली थी, और आप लोगों ने क्या सारे डीपीपीज अटेम्प्ट कर लिए हैं? क्या सारे डीपीपीज अटेम्प्ट कर लिए हैं, हाँ या ना? यस सर। चलो पूछो, डाउट क्या है पहले तो बताओ। सर ये डाउट है हमें 2 फोर्स दे रखी है पी एंड क्यू और उसका रिजल्टेंट दे रखा है पी मैग्नीट्यूड का है मतलब वो अगर ठीक है, और फिर बोल रखा है कि अगर पी फोर्स को हम डबल करते हैं तो रिजल्टेंट कितने एंगल पे क्यू पे इंक्लाइंड होगा। क्या क्या दोबारा बताओ। अगर पी और क्यू दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट पी है, अगर हम किसको डबल करते हैं? अगर हम पी के मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं हाँ तो जो रिजल्टेंट होगा वो हाँ, क्यू के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन होगा। ठीक है, मतलब आर का क्यू के साथ एंगल बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देख, पहली स्टेटमेंट पी और क्यू का रिजल्टेंट पी आ रहा है। ठीक, तो पहले मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड तो इक्वल कर देता हूं। भाई मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ऐसे बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बना देता हूं। एक वेक्टर ये दिखाया P, और एक इसके साथ दिखाऊंगा तो इधर रिजल्टेंट आएगा, और ये आ जाएगा Q। पी क्यू का रिजल्टेंट P के बराबर, यानी कि ये रिजल्टेंट है पहले वाला R1, ये R2, और ये R1 की वैल्यू P के बराबर है। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस। ये जो है वेक्टर और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, और Q दूसरा वेक्टर है। अब उसने कहा कि P को डबल कर दिया, यानी कि P को डबल कर दिया, 2P बना दिया, Q तो वही रहा। अब मुझे बताना है कि जो नया रिजल्टेंट होगा R2, ये Q के साथ कितने एंगल पे होगा, ये वाला थीटा निकालना है। यस सर। यस सर। देख बेटा, पहले मान लेते हैं कि P और Q के बीच में जो एंगल है, थीटा तो मैं दिखा चुका हूं, अल्फा एंगल है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि इनका रिजल्टेंट P आ रहा है, मतलब P स्क्वायर रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। देख, पहली क्वेश्चन ठीक लिखी, पहली कंडीशन के यस अकॉर्डिंग। सर। यहां पे P स्क्वायर कट गया, और इसमें से मैं Q कॉमन ले लूं तो वो भी जीरो में चला जाएगा, तो आ जाएगा Q प्लस 2P कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये मेरे को पहली इक्वेशन मिली है पहली कंडीशन को यूज करते हुए। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब देख, मैंने पहले फिगर बना ली, लेकिन मेरे को फिगर से हेल्प नहीं मिली, तो मैं इस फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या पूछा गया है कि भैया वेक्टर P को 2P बना दिया, Q जैसा था अब भी वैसा ही है, तो उनके बीच का एंगल जैसा पहले था अब भी वही होगा। यस सर। भाई मैग्नीट्यूड डबल किया है, डायरेक्शन थोड़ा चेंज की है, तो 2P की डायरेक्शन तो वही रहेगी जो P की डायरेक्शन थी। Q की डायरेक्शन वैसे के वैसे, P और Q के बीच में एंगल मैंने अल्फा माना था, तो 2P और Q के बीच में भी एंगल अल्फा का होगा। इनका कोई एक रिजल्टेंट मिल रहा है R2, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एंगल मुझे Q के साथ निकालना है, जिसे मैंने थीटा कहा था बेटा। तो ये थीटा निकालने का तरीका क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करूंगा 2P से, 2P
साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस 2p कॉस अल्फा, ऐसा लिखूंगा क्योंकि एक वेक्टर 2p का, Yes. एक वेक्टर q का। अब ध्यान से देख, ये वाला पूरा पोर्शन यहां नजर आ रहा है। अरे Yes, sir. ये वैल्यू तो 0 है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो tan थीटा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। Yes, sir. यानी कि थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। आंसर मिल गया तेरे को? हाँ बेटा। सर ऊपर अपने पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा है, तो सर नीचे 2p cos अल्फा। मैंने इसमें से q कॉमन लिया ना बेटा, देख ओके, जो q कॉमन लिया वो 0 में चला गया, ये बच गया। यहां क्यू स्क्वायर का क्यू भी तो बना दिया मैंने साथ के साथ। कोई स्टेप समझ ना आया हो तो पूछ लो बेटा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. नेक्स्ट डाउट पूछो, कौन सा है? सर ये है कि हमें दो फिर से वही दिए हैं कि p वेक्टर और q वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट है r वेक्टर। इनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। हाँ, अगर q वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं क्यू तो का मैग्नीट्यूड, हाँ, तो जो रिजल्टेंट है वो p के साथ परपेंडिकुलर हो जाता है। दैट इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ठीक तो है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ये पूछा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ओरिजिनल का, यही है ना? यस सर। अच्छा, मैं देखूं कि फिगर से हेल्प मिल सकती है तो फिगर से देखते हैं, नहीं तो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। पी क्यू का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, मान लिया भाई। पी और 2q का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो पी के परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट तो चेंज हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। हम इसी मैथमेटिकल पार्ट से करते हैं। पहली इक्वेशन लिखूं मैं। पहली इक्वेशन क्या कह रही है भाई? मुझे निकालना क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मैंने आर मान लिया, तो ये आर कह रहा है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। मैंने मान लिया है पी क्यू के बीच में एंगल है थीटा का। क्या ये पहली स्टेटमेंट समझ में आ रही है? यस सर। मेरा टारगेट है ये आर निकालने का, कि आर कितना होगा। ये आर निकालने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमने कहा भाई पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है, तो इस पी और 2q के बीच में भी एंगल थीटा का ही होगा, हाँ या ना? यस सर। तो देख बड़ा, यहां पे मैंने लिया p वेक्टर और जो भी था 2q वेक्टर, जहां भी था उनके बीच में एंगल थीटा है, और मुझे दे रखा है कि इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि r डैश वेक्टर जो है वो p के परपेंडिकुलर है। यही इंफॉर्मेशन दे रखी है। यस सर। ये एंगल को मैं अल्फा कहूं और अल्फा 90 डिग्री का है, फिर से वही फॉर्मूला लगाऊं, tan अल्फा मतलब tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसके साथ है तो स्टार्ट 2q से करूंगा, 2q अपॉन 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q कॉस थीटा। यस सर। अब tan 90 तो होता है इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कब करेगी? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसके बाद मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं। यस सर। अब देख इसे कैसे सॉल्व करना है। क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रख दिया, इसमें से और इसमें से जरा p कॉमन ले, तो क्या बचेगा? p प्लस 2q कॉस थीटा। यस सर। अरे ये Yes, पार्ट तो sir. 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यस सर। ये 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। Yes, क्यू sir. स्क्वायर का अंडर रूट क्या बचा? क्यू। आंसर आ गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं लेके भी आया था आपसे करवाने के लिए, चलो हो गया। दोनों क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं वो एक जैसे हैं, बस एक में इस डायरेक्शन में पूछा है, दूसरे में उल्टी डायरेक्शन में पूछ लिया है।
सर एक प्रॉब्लम है कि सर जैसे हमें जब वेरिएबली हमें दिया जाता है दो वेक्टर्स, तो सर उसको विजुअलाइज करने में मतलब डायग्रामेटिकली विजुअलाइज नहीं हो पाता सर कि कैसे बनाना है वो। हर बार नहीं हो सकता। देखो मेरे को भी समझ नहीं आया था कि क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूले पे आ गया। यहां पे एक बात तो क्लियर हो रही है कि P और Q के बीच में जो एंगल होगा वो कंफर्म ऑब्ट्यूज होगा। ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि सर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो फिर जो दूसरा होगा वो बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट तो बीच में से जाना है, तो कंफर्म है कि P और Q के बीच में जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने सीधा फॉर्मूलेस पे आ गया, आराम से हो गया। हर बार आपसे सोच पाओ ये जरूरी नहीं है बेटा कि डायग्राम से सोच पाओ, बहुत मुश्किल हो जाता कई बार। इसको करने का एक तरीका और भी है, ये स्टेटमेंट निकालने का एक तरीका और भी है कि मुझे पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में नेट 0 आना चाहिए। यस सर। यस सर। यानी कि 2Q का इधर वाला कंपोनेंट और P की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यस सर। उससे भी ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। देख ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो मिलेगा ये 180 माइनस थीटा का मिलेगा। 2Q का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, 2Q cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू P करना पड़ेगा मुझे हॉरिजॉन्टल में नेट 0 करने के लिए, तभी तो रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा। यस सर। अब ये cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस 2Q cos थीटा इज इक्वल्स टू P मींस फिर से ये मिल गया। यस सर। यस सर। जैसे मर्जी सोच सकते हो इसको। क्लियर? सर मुझे भी एक क्वेश्चन Yes, समझ sir. नहीं आया, उसके डायग्राम गिवन है। कोमल बोल बेटा क्वेश्चन क्या है, डायग्राम मुझे एक्सप्लेन कर, मैं बना लूंगा। Sir, two men and a boy wants to push a crate in the direction marked X in the figure. कोमल रिपीट कर एक बार, मैं सुन नहीं पाया पूरी तरह से। Two men and a boy wants to push a crate in the direction marked X in the given figure. Two men push the forces F1 and F2 whose magnitudes and direction are indicated in the figure. एक मिनट, ये क्वेश्चन तो नहीं है? No sir. अच्छा ये नहीं है, चल फिर मुझे अब तुझे को बताना पड़ेगा डायग्राम। हाँ बता, इधर की तरफ एक्स एक्सिस दे रखी होगी, एक्स डायरेक्शन। Yes sir. हाँ आगे बता, फोर्सेस कौन कौन से हैं? F1 100 Newton, F2 80 Newton. F1 100 न्यूटन, F2 80 न्यूटन। कहाँ कहाँ लग रहे हैं? F1 x एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री पे, 100 न्यूटन का जो है ये 60 डिग्री पे है। एंड F2 30 डिग्री x एक्सिस के नीचे है। नीचे की तरफ 80 न्यूटन का है 30 डिग्री पे। ये दो मैन के फोर्सेस हैं। यस सर। और मुझे बॉय का फोर्स निकालना है कि बॉडी पे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में आए। यस सर। सिर्फ यही लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स दैट बॉय शुड एक्सर्ट, या कुछ मिनिमम वर्ड भी लिखा हुआ है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट फोर्स द बॉय। स्मॉलेस्ट फोर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझना है इसको बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी लेके भी आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को समझो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखें बेटा, ये आगे काम आएगा अच्छे क्वेश्चन में, मिनिमम मैक्सिमम वाले का पार्ट में। ये बॉडी दे रखी है, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स और लगाना है। जो फोर्स लगाना है उसका मिनिमम वैल्यू निकालनी है कितनी हो कि इस पे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगे। या वो ऐसा भी पूछ सकता था कि इसमें मिनिमम फोर्स, थर्ड फोर्स कितना लगाएं कि इस बॉडी का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उसके अलोंग ही ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, अब पहला स्टेप क्या है कि इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में। ये डायरेक्शन जो दे रखी है मुझे एक्स दे रखी है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने मान ली वाई एक्सिस। जरा रिजॉल्व करके देखें, ये बॉडी हमें दे रखी है, ये एक्स एक्सिस,
और इधर है वाई एक्सिस। देखे भाई फोर्सेस कहां कहां आ रहे हैं, 100 का कंपोनेंट इधर आएगा 100 cos 60, cos 60 50 होता है हाफ, तो इधर आ गया 50 का, और ऊपर आ जाएगा 100 sin 60 मींस 50 रूट 3। ऐसी 80 को करो 80 cos 30 40 रूट 3, और इधर 80 sin 30 40। रिजॉल्व कैसे किया समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोचो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि नेट फोर्स एक्स के अलोंग आए, सिर्फ एक्स के अलोंग, यानी कि वाई के अलोंग उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। 0 कैसे हो सकता है भाई? ऊपर लग रहा है 50 रूट 3, नीचे लग रहा है 40। मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो अब मैं कह सकता हूं कि बॉडी पर राइट डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो 50 प्लस 40 रूट 3 का है, और ऊपर जो लग रहा है वो 50 रूट 3 माइनस 40 का है। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो गए, सेम डायरेक्शन में थे तो मैग्नीट्यूड्स ऐड हो गए। मुझे इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं। यस सर। यानी कि बॉय का फोर्स जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और कितने मैग्नीट्यूड का? 50 रूट 3 माइनस 40। 50 रूट 3 माइनस 40। इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जो मैंने कहा ना बढ़िया चीज है वो क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये वैल्यू कितनी आएगी जरा निकालना फटाफट। किसी का माइक ऑन है? बच्चे की आवाज आ रही है? सर लगभग 35 आएगी। लगभग 35। देख लो भाई, 50 इंटू है 1.732, तो 0 तो 46 के अप्रॉक्स आएगा। 8 ये आ रहा है 86, उसमें से 40 माइनस करना। हाँ तो 46.6 के आसपास आ रही है। सॉरी सर। कैसी कैलकुलेशन कर रहा है भाई? ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है 46.6 न्यूटन। ठीक है, क्या आंसर मिल गया कोमल? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स दैट द बॉय शुड एक्सर्ट। अगर ये स्मॉलेस्ट वर्ड ना होता तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? सर फिर तो मल्टीपल आंसर्स बन सकते थे। हाँ तो आंसर क्या देते बेटा? अच्छा मल्टीपल क्यों हो सकते थे ये बताओ जरा। सर क्योंकि एफ डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते थे, किसी भी मैग्नीट्यूड का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बस यही चीज समझनी थी आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं फोर्स, बेटा किसी का माइक ऑन है? गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह आपका माइक ऑन है बेटा। क्लास स्टार्ट करके कहीं चले गए क्या? गजेंद्र बेटा आपके एंड से बहुत आवाज आ रही है। अगर मैं फोर्स इधर लगाने की बजाय इधर एक फोर्स ऐसा लगा देता, तो बंद कर दिया। ठीक है बेटा, अगर मैं फोर्स इधर लगाने की बजाय इधर लगा देता एक फोर्स, लेकिन उसका ये वाला कंपोनेंट इतना ही आता तो भी तो नेट फोर्स 0 हो जाता। यस सर। इस डायरेक्शन का, लेकिन तब इस डायरेक्शन का बढ़ जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये लेकिन ये वाले फोर्स की वैल्यू तो इससे ज्यादा होगी। यानी कि इससे ज्यादा फोर्स लगाकर भी मैं वो रिजल्ट ला सकता हूं कि बॉडी सिर्फ एक्स में मूव करे। मिनिमम इतना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो अगर उस क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट वर्ड या मिनिमम वर्ड ना लिखा होता तो मेरा आंसर होता दैट फोर्स दैट बॉय शुड एक्सर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन
और इक्वल टू 46.6 न्यूटन। लेकिन अभी उसने क्वेश्चन में कह दिया है स्मॉलेस्ट, तो मेरा आंसर सिर्फ 46.6 हो गया। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, कोई और डाउट किसी का? किसी बच्चे का कोई और डाउट भी है? मैंने पूछा था कि सबने डीपीपी कंप्लीट कर ली है, एक बच्चे ने यस कहा था, बाकियों का क्या हाल है भाई? यस सर, कंप्लीटेड। कोमल ने कर ली हैं, बाकी भी बताएं भाई। सर कंप्लीट है। गुड। सर कंप्लीट है। सर एक डाउट है सर। बोल बेटा। सर डाउट है। बोल बोल, डाउट तो सॉल्व करने आया हूं, बोल। बता बेटा, क्वेश्चन बता। The satellite of mass. हाँ, आगे। The satellite of mass revolving around the Earth हाँ, circular orbit of radius r. कैपिटल आर स्मॉल आर। Then prove that by dimension method the time period of the attitude. टाइम पीरियड T perpendicular. नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बेटा, तो एक फ्लो में बोलना क्वेश्चन। जी सर। इतना ही क्वेश्चन दिया है सर डीपीपी में। दोबारा पढ़ एक बार क्वेश्चन। सर इसकी रेडियस बतानी है सर, आर बतानी है सर, सर्कुलर अर्थ। एक बार क्वेश्चन द्वारा पढ़। द सैटेलाइट ऑफ मास m remove around the earth's circular orbit of radius r, then prove that के बाद the satellite of mass removing around the earth, the satellite of mass moving around the earth in circular orbit of radius r, then prove that by diameter method the time period of the attitude is time period. हाँ, क्या प्रूव करना है टाइम पीरियड को? Then prove that dimension of the time period. मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बेटा। एंड किसी के पास है ये डीपीपी का क्वेश्चन? कौन सी डीपीपी का क्वेश्चन है बेटा ये? गजेंद्र। अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम। अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम। जीएम भी अंडर रूट के अंदर है। सर डायमेंशन बतानी है सर इसकी। मतलब डायमेंशनली चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं है, यही चीज ना? सर ऐसा क्वेश्चन सर ये 7 का क्या है? यही चीज थी बेटा। जी सर। हाँ, देख बेटा, पहले तो आपको जी की डायमेंशन चाहिए अपॉन जीएम। लिखा देख, जो लिखा हुआ है वो सही है। जी सर। देख, पहले तो जी की डायमेंशन निकालेंगे। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है F = gm² अपॉन r² लिख सकता हूं। डायमेंशन यस सर। तो यहां पे मैं देखूं तो gm की डायमेंशन FR² m हो जाएगी। यस। तो मैं इसको लिख दूं भाई अंडर रूट में r³ और नीचे gm की जगह पे आ जाएगा FR² m। ये r² से ये कटेगा तो एक r रह जाएगा ऊपर। अब डायमेंशन पुट करके देखें, r रेडियस मतलब लेंथ, m मास तो m, और नीचे फोर्स mLT-2 का अंडर रूट। m से m कट गया, l से l कट गया, t⁻2 का अंडर रूट t आ गया। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सही है।
डायमेंशनली बिल्कुल सही है। क्या क्लियर गजेंद्र? बेटा समझ में आ रहा है? किसी और का कोई डाउट बेटा? कोई है डाउट या क्वेश्चन करवाऊं? क्वेश्चन करवा दो। और अच्छा ये बताओ, डीपीपी किस किसने कंप्लीट किए, वो तो बता रहे थे काफी सारे बच्चे, किस किसने नहीं किए हैं जरा वो जवाब दे। यस सर, आ गया। गुड बेटा। किस किसने डीपीपी कंप्लीट Yes, sir, नहीं clear हो किए गया। हैं? बढ़िया बेटा बढ़िया। किस किसने डीपीपी कंप्लीट नहीं किए हैं वो बताएं। यस सर, आ रहा है। आगरा से किसकी कंप्लीट नहीं है बेटा? डायमेंशन की रहती सर, जो है या टेस्ट होगा, कंप्लीट सर, की उसमें है? वेक्टर्स आएगा सिर्फ। है बेटा? क्या पूछ रहे थे? नेटवर्क का इशू है क्या? बहुत देर में जवाब आता है आपका। नॉट कंप्लीटेड क्यों भाई? अर्शदीप कह रहा है एक बची है। एक भी नहीं बचनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए सारी डीपीपीज। 3 चैप्टर खत्म हुए हैं, तीनों की सारी डीपीपीज होने जानी चाहिए। यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर, मैथमेटिकल टूल्स में 2 आई होंगी, और वेक्टर्स की 6-7 जितनी भी हैं वो सारी खत्म होनी चाहिए। सर लास्ट 2 हैं, कल तक हो जाएंगी। गुड, खत्म कर लेना, कोई पेंडिंग मत छोड़ना। चलो भाई, कोई डाउट पूछना है नहीं तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं फिर मैं। ओके सर। आ जाओ भाई, फटाफट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। आपने करने हैं आज सारे क्वेश्चंस, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ क्या है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर्स हमने कोई वही हाई फाई नहीं करना। हाई फाई वेक्टर जो है वो मैथ्स में होगा, हमें बहुत बेसिक बेसिक वेक्टर्स पढ़ना है। अच्छा एक बात और सुन ले सब बच्चे जरा ध्यान से, अभी से बता दूं कि ये ना हो कि बाद में कहीं सर हमें पता नहीं था। कुछ टाइम के बाद आप सब लोगों से और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैचेस चल रहे हैं हमारे, उन सब से कुछ बच्चों को अलग करके एक नया बैच बनता है, एक एक्स्ट्रा बैच बनता है जिसे हम कहते हैं आरईपी, रैंक एनरिचमेंट प्रोग्राम। आरईपी बैच बनता है, नीट का अलग बनेगा, जेई का अलग बनेगा। और उसमें जो रेगुलर क्लास हो रही है वो तो हो रही है, उसके एक्स्ट्रा भी बच्चों को कुछ दिया जाता है। जो बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको कुछ एडवांस लेवल पर बढ़िया कॉन्सेप्ट्स और मिलते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज और मिलती है। लेकिन उसके लिए, उस बैच में सिलेक्शन के लिए अभी जो आपको होमवर्क मिल रहा है डीपीपीस की फॉर्म में, मॉड्यूल्स जो मिल रहे हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। मॉड्यूल्स कितना किया ये तो मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, टेस्ट बता देगा वो कि आपने मॉड्यूल्स कितना किया। लेकिन डीपीपी की परफॉर्मेंस, कि आपने डीपीपी इस टाइम पे किए नहीं किए, कितने डीपीपी किए, डीपीपी करते समय कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए आपके, टेस्ट का परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा, पीरियोडिक टेस्ट का भी, फेस टेस्ट का भी, इन सब को, और आपकी अटेंडेंस क्लास में कितनी रहती है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों को, मैंने कहा कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके एक अलग बैच में और डाल देंगे। ये रेगुलर क्लासेस तो चलेंगी जैसे चल रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। अगर उस बैच में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो अभी से कमर कस लें, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। परफॉर्मेंस अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो बेटा। क्या ये बात क्लियर सबको? यस। उस बैच के लिए उस बैच में बहुत फायदा होगा, लेकिन उस बैच में आने के लिए पहले आपको पूरी मेहनत करनी है। आप दिखाओ कि आप मेहनत कर सकते हो तो डालेंगे। अब मेहनत नहीं कर सकते, जबरदस्ती डाल दें तो गड़बड़ है। सर ये बैच कब तक बनेगा? ये बनेगा लगभग 2 महीने के बाद। तो अभी 2 महीने हैं आपको, लेकिन परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से लेकर तब तक की पूरी रिकॉर्ड देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद बन रहा है तो उसी के 1 हफ्ते में देख लिया क्या है।
फर्स्ट क्लास से लेकर तब तक का सारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, डीपीपी का, टेस्ट का, पीरियोडिक टेस्ट, फेस टेस्ट, अटेंडेंस, सब कुछ। ठीक है? यस सर। आगे आंसर, मेरे पास कुछ आंसर मिल रहे हैं मुझे, 2 बच्चों ने भेजा है मुझे नहीं पता आंसर क्या ठीक है, मैं चेक करता हूं, देख लेते हैं बी है कि नहीं है। हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हम ए क्रॉस बी ही निकाल लें डिटर्मिनेंट से। पहला आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। ए है 3 1 2, 3 1 2, बी है 2 -2 4। देखें भाई, आई कैप के साथ क्या आएगा? आई कैप के साथ आएगा 4 + 4 8, माइनस जे कैप के साथ आएगा 12 - 4 8, प्लस के कैप के साथ आएगा -6 - 2 -8। तो आंसर 8√3 आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली देखते समझ में आ रहा है कि 8√3 होगा। 8 तो कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर का अंडर रूट √3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक निकाला है जिन्होंने भी भेजा है। एक सोहम ने भेजा था और एक अभ्या आदित्य ने भेजा था। बाकी के आंसर्स मुझे नहीं मिले। आगरा से एक जवाब आया था बी का, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर्स चैट पे भेजें अपने। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? यस सर। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं भेजा, यस सर। बेटा मुझे यस या नो में आपका आंसर चाहिए। यस सर। हाशिर क्लियर हुआ? कासवी, यस सर। पीयूष, यस सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसका आंसर सबसे पहले आता है। गुड, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट। द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OABB। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आपके पास फॉर्मूला है, फटाफट आंसर निकालें इसका। तकरीमा जहान, आप बताओ बेटा क्या कर रहे हो? मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है बेटा? क्या माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो तकरीमा? यस सर। कैसे कर रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो बेटा? मुझे काफी आंसर मिले हैं और ठीक लग रहे हैं क्योंकि सबके एक जैसे आ रहे हैं। तकरीमा बता बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उसके थ्रू। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला बता, मैं लिख लूंगा। Sir, A vector into B vector equal to I cap plus J, I cap, J cap and K cap. नहीं मेरे को जो फॉर्मूला चाहिए उसका, वो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप तुम निकाल लोगे। इसके मैग्नीट्यूड का हाफ करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया मिलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। अगर ए वेक्टर और बी, बस सिंपल हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका हाफ कर देना है। काफी सारे आंसर सेम मिले हैं, एक गलत मिल रहा है मुझे लग रहा है, चेक कर लेते हैं। बोल बेटा कुछ कह रहे हो? सर नो। नहीं, किसी और बच्चे ने कुछ कहा था अभी पहले। ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले हम। आई जे के, ये 3 यूनिट वेक्टर लगा दिए। ए वेक्टर है भाई कितना?
3 माइनस 6 2, 3 माइनस 6 2, बी है 2 1 माइनस 2, आई कैप के साथ आएगा 12 माइनस 2 10, माइनस जे कैप के साथ आएगा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, फिर के कैप के साथ आएगा 3 प्लस 12 15, और मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम कर दें भाई 100 प्लस 225 का अंडर रूट, यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि 425 का अंडर रूट। तो 25 से डिवाइड कर दे तो 25 का तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट में कितना रह जाएगा 25 वनजा, तो 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 17, तो 7 पर ये आ गया मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का। लेकिन ये एरिया नहीं है, एरिया के लिए तो हमें ये हाफ भी लगाना है, तो इसका हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। सर के कैप वाले में -9 नहीं आएगा? के कैप वाले में देख बेटा, ये हट गया 3 प्लस 12 होगा ना, इनका प्रोडक्ट तो माइनस करना पड़ता है ना, 3 माइनस ऑफ माइनस 12 तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 5/2 अंडर रूट 17। अरे तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, एक ने गड़बड़ की थी। नैतिक बेटा समझ में आया? यस सर। कहां गड़बड़ कर दी थी? तो वो उल्टा। चलो क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नैतिक सही देना है बिल्कुल। यस सर। आ जाओ भाई फटाफट देखो। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा। दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैंने क्लास में करवाया था क्या? ये तो स्टेटमेंट में था लास्ट में। स्टेटमेंट में तो था कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां तो ए डॉट बी क्रॉस सी कहां है? अरे स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट में तो ये नहीं था, स्टेटमेंट में तो कुछ और था। वो तो ये था ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा कब? जब ए बी सी कोप्लेनर होंगे। लेकिन यहां तो क्वेश्चन कुछ और था। ये क्यों 0 होगा भाई? आंसर तो 0 ही है, पर क्यों? गलती से ठीक हो गया। सब बी क्रॉस ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो ए वेक्टर है तो परपेंडिकुलर का डॉट 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, और मैं इसका ए से ही डॉट कर रहा हूं, तो 0 आ ही जाएगा आंसर। क्या ये बात क्लियर? यस सर। ये चीज भी ध्यान रखोगे, इसके लिए तो ये मिल गया। एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखोगे, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा दे रखा है, इन ए बी सी में से अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो भी ये 0 आएगा। वो रीजन यहां पे आ रहा है। इफ एनी टू फ्रॉम ए बी एंड सी आर पैरेलल, then this A dot B cross C ये 0 होता है। हाँ सर, आप एक बार वापस बताओगे ये रीजन क्यों हुआ ऐसा? देख बेटा, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। यस सर। मैंने कहा जी दो वेक्टर यहां हैं, एक इधर एक इधर, तीसरा वेक्टर किसी एक के पैरेलल कर दे। मैंने इसके पैरेलल कर दिया मान लो। अब वेक्टर तो नॉन लोकलाइज्ड है, तो इसको उठा के मैं इसी प्लेन पे ला सकता हूं। यस सर। बन गए कोप्लेनर, यस सर। 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल ना होता, ऐसा कहीं होता,
तो मैं कुछ भी करके इसको कोप्लेनर नहीं बना सकता था। तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अगर पैरेलल है तो कंफर्म वो 0 आएगा ही आएगा। ओके ठीक है, यस क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस सर। जो आपका लॉजिक है वो अच्छा लॉजिक और है कि भाई ए क्रॉस बी अगर मैं कर रहा हूं तो वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ए के तो परपेंडिकुलर है ही। अब इस वेक्टर का जो ए के परपेंडिकुलर है उसका ए से ही डॉट कर रहे हैं, मींस दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट कर रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। If A cross B is equals to C, then which of the following statement is wrong? ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बच्चे रॉन्ग तो पढ़ते नहीं, ध्यान देते नहीं है, उसमें से राइट ढूंढ रहे होते हैं और पहला राइट जो मिला उसी को टिक कर दिया। तो ये काम ध्यान से देखना बेटा, इनमें से क्या चीज रॉन्ग है। अब ये आंसर मिक्स होने शुरू हो गए। दीपशिका बेटा ये आंसर, अच्छा आपका इसी क्वेश्चन का आंसर है, मतलब यहां से मिलने शुरू हुए हैं। आंसर इसका मुझे पता है, दीपशिका का ठीक है, मोहित नहीं मोहनीत का भी ठीक है, सोहम गड़बड़ कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे गड़बड़, मुझे लगता है कि मैं ही गलत सोच रहा था। आंसर तो ये होना चाहिए, ये नहीं, आंसर होना चाहिए था, इसका मतलब दीपशिका का गलत है, दीपशिका का गलत है। और एक बच्चा और है अशरफुल, ये भी गड़बड़ कर रहे हो। बाकी बच्चों के आंसर सबके ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं सब बच्चे। शुभ, लवली, अभ्या, रीना, सबके आंसर ठीक हैं। सही आंसर होगा इसमें डी। और कई बच्चे सी को लिख रहे हैं, अरे सी तो सही स्टेटमेंट है। सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, यानी कि सी के परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए और बी का रिजल्टेंट तो ए बी के प्लेन पे ही आएगा, तो सी वेक्टर ए प्लस बी के भी तो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एक्चुअल में तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो सी और ए क्रॉस बी तो सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। तो यही स्टेटमेंट गलत है। दीपशिका क्लियर हुआ बेटा? यस किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को लेके? ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यही गलत है जो मुझे चूज करनी थी। नो सर। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, इससे करो जरा फटाफट, आसान क्वेश्चन है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। जल्दी से इसके आंसर भेजो। सी, सर बी। बी, बी, यस अभी 0 नहीं, 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। आप यहां देखो, आपको दे रखा है आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो आई कैप बन जाएगा, और आई कैप क्रॉस आई कैप आता है नल वेक्टर, किया था हमने। यस सर। सी बी आंसर आएगा, ए नहीं आएगा। बिल्कुल आसान है लॉजिक। यस यस सर। नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा सा लंबा हो गया, जल्दी से सॉल्व करके देखो इसे। देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है चैट पे, और आना चाहता है तो फटाफट बोल दे बेटा। पीयूष का आंसर मिला है, लेकिन गलत है पीयूष बेटा। पीयूष आपका आंसर तो गलत है बेटा, ध्यान से देख क्वेश्चन को। दीपशिका बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अभ्या आदित्य बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड।
अर्शदीप कहीं गड़बड़ कर रहा है बेटा, गलत है। आदित्य मिश्रा नहीं, हाशिर सही है बेटा। अक्षरा गलत है, नैतिक गड़बड़, मोहनीत गड़बड़, मोहनीत का सही है, मोहनीत शर्मा ठीक है बेटा। रीना गड़बड़ कर रहे हो बेटा। सोहम ठीक है बेटा। अनन्य डी, डी फॉर दिल्ली, बॉम्बे, बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है जी, देखो आई क्रॉस जे, पहले इस पूरी स्टेटमेंट को देख लो, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें एक एक करके पार्ट उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला है आई कैप क्रॉस, आई क्रॉस जे बन जाएगा के कैप, प्लस जे कैप क्रॉस जे के आई बन जाएगा, प्लस के कैप क्रॉस के आई बन जाएगा जे। पहला स्टेप क्लियर, पहले तो मैंने सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अब आई क्रॉस के माइनस जे कैप, जे आई माइनस के कैप, के जे माइनस आई कैप, तो कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। क्लियर सबको? यस यस सर। इन सब की जरूरत मैग्नेटिक में काफी पड़ेगी, 12th के मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। आ जाओ जी। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कुछ क्वेश्चंस में वो लगता है मेरे दिमाग में आया, मैं अगर बता दूं आपको तो वो याद कर लो कि पीछे जगह है। हाँ, इधर जगह है, इधर बता देता हूं। पहले देखो बेटा, हमें बताया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो मैं कहता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नल वेक्टर आता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 आता है। नल वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा मेहनत ज्यादा होती है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। डॉट प्रोडक्ट होता तो फट से कर लेते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट में मेहनत ज्यादा होती है। एक और तरीका है पैरेलल वेक्टर्स को एनालाइज करने का, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो ए वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि इसका रिजल्ट ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। लैम्डा यहां पे कोई भी स्केलर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी। 0 नहीं लगाना, बस 0 लगा दिए तो वो खत्म ही हो जाएगा। किसी नॉन जीरो लैम्डा के लिए अगर ये स्टेटमेंट मिल रही है तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा। और ये लॉजिक कहां से आया? जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, लेकिन जो भी नया वेक्टर आता है वो पुराने वेक्टर के पैरेलल ही तो रहता है, या तो लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल, रहता तो पैरेलल ही है। यस सर। यानी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो किसी एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर के कुछ लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं, और लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा 0 को छोड़कर। क्या ये स्टेटमेंट की गई? यस सर। यस सर। इसका ध्यान रखना है, इसकी जरूरत कई बार पड़ जाती है। पैरेलल वेक्टर्स को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है इस लॉजिक को लेकर। हमें क्रॉस प्रोडक्ट से हम बच जाते हैं अगर हमें पैरेलल वेक्टर्स को एनालाइज करना हो तो। चलो देखें अब क्वेश्चन नेक्स्ट, इसे ट्राई करो। शुभ का आंसर मुझे मिला है, मैं चेक कर लूं। एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस इन डिग्री। आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया बेटा? कई बच्चे लिख रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ गलत सोचकर। देख समझ जरा एक चीज, अब इस चीज को विजुलाइज करो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ए बी और सी ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो इसी प्लेन पर आएगा, ए प्लस बी इस प्लेन पर आएगा। लेकिन ए प्लस बी में जब मैं सी को ऐड करूंगा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यस सर।
अब वो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का एंगल किससे निकालना है? a क्रॉस b से। a क्रॉस b तो इसके परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आप डायरेक्ट 90 कैसे कह सकते हो इसमें? वैसे क्वेश्चन आसान था, आंसर 90 ही है, लेकिन क्यों है अब ये बताओ। आंसर 90 ही है, गलती से ठीक हो गया क्वेश्चन, लेकिन सोचा गलत। अब 90 क्यों है? उसका रीजन इसी में छुपा हुआ है। देखो ध्यान से जरा, 1 1 देख, वेक्टर बी को देखो और वेक्टर सी को देखो। बी वेक्टर और सी वेक्टर मैं कह सकता हूं पैरेलल वेक्टर्स है। यस सर। बी वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई करो तो सी वेक्टर मिल जाएगा। यस सर। यानी कि यहां मैं कह सकता हूं that C vector is -3 times B vector। समझ में आ गया कि B vector is parallel to C vector। इसका मतलब A B C 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर पैरेलल हैं। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए। यस यस सर। अब 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों को ऐड करने पे भी इसी प्लेन पर ही आएगा। सर बी सी के पैरेलल है तो ए कैसे हो जाएगा उसी प्लेन में? क्या बोला दूसरे तो? अगर 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बताया था, स्केलर डबल प्रोडक्ट। यस सर। अभी ये स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने, इफ एनी टू ऑफ ए बी सी आर पैरेलल देन दिस इज इक्वल टू 0। रीजन होता है कि इन 3 में से अगर कोई 2 पैरेलल हैं तो ये तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है सर। और कोप्लेनर के लिए स्केलर डबल प्रोडक्ट 0 होता है। तो वही चीज मुझे यहां मिल रही है कि भाई बी और सी तो पैरेलल है, इसका मतलब ए बी सी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। यस। ए बी सी एक प्लेन पर हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो भी इसी प्लेन पर आएगा। यस सर। इसी प्लेन पे कहीं आएगा। और ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का ए प्लस बी प्लस सी के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। यस सर। तो 90 क्यों आया, रीजन समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। बाकियों को यस सर। बड़े ढीले पड़े हुए आज, क्या बात है? एनर्जी नजर नहीं आ रही बच्चों में? थक गए क्या वेक्टर्स पढ़ के? हाँ जी, नो सर। कोई जवाब ही नहीं दे रहे बच्चे। क्या बात है भाई, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही क्या? अरमान आ रही है सर, विजुलाइज करने में टाइम लगता है। आ रही है सर। अच्छा, माइक ऑन करने में टाइम लग जाता है। कुछ ऐसा क्लिक रखो अपने वो माउस का, वहीं पे रखो कर्सर कि क्लिक स्टार्ट और क्लिक बंद। क्या वो नहीं होता, वो स्पेस बार से हो जाता है? सर वो कह रहे विजुलाइज करने में टाइम लगता है। अच्छा, विजुलाइज करने में टाइम लगता है। ओहो, मुझे लगा माइक स्टार्ट करने में टाइम लगता है इसलिए बोल नहीं पा रहे। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस यस सर। आ जाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिक कंडीशंस पता हो, बेसिक प्रोसेस पता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट। हर स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते हुए वो चीजें दिमाग में रख के चलनी है। नहीं याद रहे अंडरलाइन करते रहो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। समझ में आ गया? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 का है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय के। इफ a vector plus 2b vector and 5a minus 4b vector are perpendicular to each other, then find the integer value of k. k निकालने के लिए मुझे एक्चुअल में a और b के बीच का एंगल ही तो निकालना है। ये एंगल ही तो है। अगर मैंने a और b के बीच का एंगल निकाल लिया
तो उसको इससे कंपेयर करके k मिल जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो क्या करे भाई? सर 90 डिग्री हो गया ना इनके बीच का एंगल। किन के बीच का एंगल? सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का। क्यों? इनके रिजल्टेंट का होगा ना 90 तो। परपेंडिकुलर ये वेक्टर और ये वेक्टर दे रखा है, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं दे रखे बेटा। आपको दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर, ये तो एक नया वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ये वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए और बी परपेंडिकुलर नहीं दे रखे, ए बी के बीच में तो एंगल निकालना है हमें। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो क्या करूं? सर क्रॉस डॉट डॉट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्रॉस नहीं बेटा, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर 0 आना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई? अब इसे सॉल्व कैसे करें? देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था जब हमें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक किया था, तो आई को आई को जे, आई को के सबसे किया था, तो ऐसे यहां भी कर सकते हैं। तो पहले मैं ए को 5a के साथ डॉट करूं तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर डॉट 5a वेक्टर कितना मिलेगा? 5 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहेंगे ना? यस सर। लेकिन ए स्क्वायर तो 1 है क्योंकि ए तो यूनिट वेक्टर दे रखा है। यस सर। 5 बचेगा, इसका इसके साथ डॉट ये आ जाएगा। यस सर। इसका इसके साथ डॉट पता नहीं कितना है, तो मैं लिख दूंगा ऐसे ही 4a डॉट बी, ऐसा लिख दूं। इनका क्या होगा? 5 टू ज़ 10 a डॉट बी प्लस 10 a डॉट बी। लेकिन इनका तो मुझे पता है भाई, ये आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। जो देखो यहां आ रहा है 6a डॉट बी, 6a डॉट बी इज इक्वल्स टू, यहां आ रहा है -3, उधर जाके 3, यानी कि a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। 1/2। अब a डॉट बी को, हाँ, a डॉट बी को एक्सपेंड कर दो। a डॉट बी का मतलब है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये a और b कितने हैं? यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 1 है, तो ये 1 1 पुट करूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। रेडियंस में π/3, यानी कि एंगल ये आ गया, वो कह रहा है एंगल ये है, तो कंपेयर कर भाई के कितना? 3। आंसर मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, मेरे को शुभ का आंसर मिल गया था अनन्य बेटा नाम, अनन्य शर्मा, मैं भूल जाता हूं। दोनों का आंसर ठीक आया था, बिल्कुल परफेक्ट। किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? नो सर। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जब मुझे a डॉट बी मिला तो मैंने लिखा, जब मुझे b डॉट a मिल रहा था मैंने a डॉट b ही लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। लेकिन यही काम अगर क्रॉस में होता तो मत कर देना ऐसा। क्रॉस में अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है? अगर मान लो इसकी जगह कुछ ऐसा कहीं यूज हो जाए कि आपको आ जाए भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर और क्रॉस 2a माइनस या प्लस 3b ही ले लेता हूं, इसको एक्सपेंड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? a क्रॉस 2a तो हो जाएगा 0, a और 2a के बीच में एंगल 0 होगा, तो वो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0।
इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 3 टाइम्स A क्रॉस B। पहले A है बाद में B है, वही ऑर्डर रखना पड़ेगा, मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। फिर B क्रॉस A है तो वही लिखूंगा 2 टाइम्स B क्रॉस A। B क्रॉस B वाला पार्ट तो हो जाएगा 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, A क्रॉस B तो ऐसा ही है, मुझे इसे भी A क्रॉस B में कन्वर्ट करना है जिससे मैं कंबाइन कर सकूं, तो यहां माइनस हो जाएगा। ये चीज, इस स्टेप का ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो फाइनली 3 - 2 हो जाएगा 1, मींस आंसर आ गया A क्रॉस B। डॉट प्रोडक्ट में तो आप जो मर्जी ऑर्डर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, आपने ऑर्डर चेंज किया माइनस लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ जी। वैसा ही है, फटाफट आंसर निकालो इसका। For shown situation, what will be the magnitude of minimum force in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along east direction? मुझे तो इनमें से आंसर नहीं लिख रहा कहीं पे। ये ऑप्शंस गलत है, आप आंसर बताओगे बेटा। तीन फोर्स लग रहे हैं, आपको नेट फोर्स चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। शुभ बिल्कुल ठीक है बेटा, परफेक्ट। आपको 5 को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बढ़िया। सोहम का भी ठीक है, अनन्या शर्मा का भी ठीक है, प्रेरणा बेटा इसमें तो आंसर है ही नहीं, मैंने कहा ये सारे ऑप्शन गलत हैं। कासवी ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर भेजें। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने और यहां भी लिखा हुआ है मिनिमम फोर्स, तो हमारा काम आसान है। दीपशिका बेटा कहीं गड़बड़ कर दी कंपोनेंट लेने में। वैभव ठीक है, मोहनीत बिल्कुल सही है बेटा, गुड, डायरेक्शन भी बताई है आपने। आदित्य गड़बड़ कर रहा है बेटा, इस 3 को भूल गया। 3, 4, 5 3 फोर्स हैं। अर्शदीप ठीक है बेटा, गुड। भाई अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो 5 का कंपोनेंट आएगा 5 cos 37 4, और 4 ऑलरेडी है तो राइट में हो गया 8। 5 sin 37 3, और 3 ऑलरेडी है ऊपर की तरफ 6। मुझे नेट फोर्स इधर चाहिए तो इसे खत्म करना है, तो नीचे की तरफ मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 6 न्यूटन का। तो आंसर आ रहा है 6 न्यूटन। बिल्कुल, कोमल का भी ठीक था, अरमान का भी ठीक था, गुड। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आ जाओ भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे भी कॉलम मैच वाला, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ पहले ए के लिए कौन मैच करेगा। इफ P क्रॉस Q इक्वल टू 0 तो पॉसिबल एंगल बिटवीन P एंड Q S। क्यों नहीं आ सकता? यस सर आ सकता है। तो क्यों छोड़ रहे हो उसको? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। लाइक पैरेलल हो तो भी, अनलाइक पैरेलल हो तो भी, यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पे ही ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो ऑप्शन Q भी है और S भी है। ठीक, सिर्फ S नहीं, Q S दोनों आ रहे हैं। B के लिए बताओ भाई। R। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अब ये R क्यों आया? लेफ्ट हैंड साइड को देख,
P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड मतलब PQ साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स P डॉट Q। P डॉट Q मतलब PQ cos थीटा। PQ तो कट गया, cos थीटा को इधर लेके आ तो tan थीटा की वैल्यू √3, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। क्लियर? यस सर। C के लिए बताओ। 30 डिग्री। सर एस P प्लस Q इज इक्वल टू R एंड P प्लस Q इज इक्वल टू R 30। 0 डिग्री। सिर्फ S 0 डिग्री पे ही तो ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी ऐड हो जाते हैं, तो सिर्फ S आएगा। 30 डिग्री क्यों? देख स्टेटमेंट, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर R वेक्टर है और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल आ रहा है, जो तभी हो सकता है जब P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, तभी तो पॉसिबल है। ठीक? यस सर। D का बताओ भाई। P P 90 डिग्री कैसे निकाला? सर रूट ए सर स्क्वायर प्लस अपोजिट बी स्क्वायर। डायरेक्शन में। कौन से अपोजिट डायरेक्शन में है? सर अगर फॉर्मूला में अपोजिट डायरेक्शन में होते तो 180 डिग्री होता बेटा। आंसर तो आ रहा है 90 डिग्री। सर दोनों में फॉर्मूला मैग्नीट्यूड है। सेम है, बस साइन चेंज हो रहा है सर, प्लस माइनस में डिफरेंस आएगा, बाकी सेम रहेगा। मतलब आपने इनके फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, इनको पहले फॉर्मूला लगाया कुछ कट गया, फिर उसके बाद थीटा निकाला जो 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे ही किया? नहीं सर इसके पहले का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और दूसरे का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो सर इसी की बात कर रहा हूँ। और माइनस 2ab cos थीटा जब पूरे कट जाएंगे तो सर वो तो तभी हो सकता है जब थीटा 90 हो। मतलब आप इसको इस तरह से कर रहे हो, अगर मैं पी क्यू की फॉर्म में लिखूं तो आप लिख रहे हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है। यस सर। इसके अंडर रूट था, यहां अंडर रूट था, स्क्वायरिंग करके अंडर रूट में खा गया। इसके बाद पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा उसको एक साइड ले जाऊं तो 4pq cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब cos थीटा 0 होगा। और cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। यस सर। लेकिन इससे आसान भी एक तरीका है सोचने का। एक चीज देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके बारे में कि अगर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक p वेक्टर और एक q वेक्टर, और मैं इससे एक पैरेललोग्राम बना दूं और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो इनकी कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है वो है वेक्टर p प्लस वेक्टर q। यस सर। लेकिन दूसरा डायगोनल जो है वो वेक्टर p माइनस वेक्टर q है इस सिचुएशन में। यस सर। बताया था ये। अब इसमें क्या दे रखा है इस स्टेटमेंट में कि सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम हमें मिल रहा है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। यस सर। ऐसा पैरेललोग्राम सोचो जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हों, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है। यस सर। यस सर। कुछ और हो सकता है रेक्टेंगल के अलावा? स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है, लेकिन रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, स्क्वायर हो ना हो चलेगा। रोम्बस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बेटा। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम क्या पैरेललोग्राम होता है? मैंने कहा कि वो कौन सा कोई पैरेललोग्राम तो बनाना ही बनाना है, वो कौन सा पैरेललोग्राम जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हों, कंफर्म वो एक रेक्टेंगल होगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। और अगर वो रेक्टेंगल है तो इनके बीच का एंगल 90 होगा। यस सर। क्या ये बात समझ में आई?
तो जब भी सम और डिफरेंस में कोई रिलेशन दे रखी हो, इस पिक्चर को हमेशा दिमाग में बना लो। भाई ये सम है, ये डिफरेंस है, इनके बारे में क्या दे रखा है। आपको हो सकता है आंसर बहुत जल्दी मिल जाए, ये सब करने की जरूरत ना पड़े। ये समझते भी पैरेललोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अरे वो तो रेक्टेंगल ही होगा, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री पी और क्यू के बीच में। मान लो ऐसा दे रखा होता आपको एक नया क्वेश्चन कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर और पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये दो वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हो? सर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। बहुत बढ़िया, आप कह सकते हो कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट लॉजिक से कह सकता हूं। कैसे कह दिया? ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, मींस एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। अरे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो कंफर्म वो एक रोम्बस होगा। यस सर। अगर वो रोम्बस है तो साइड्स इक्वल होंगी, मींस दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर। यस सर। ये स्टेटमेंट मिल जाएगी मुझे। सोच पा रहे हो चीज को? ये पिक्चर दिमाग में रहेगी और ये आइडिया रहेगा कि ये सम होता है और ये डिफरेंस होता है। तो इससे कई चीजें आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ये मिल जाएगा। लेकिन इतना लंबा क्यों करूं, मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है? यस सर। चलो भाई आ जाओ एक क्वेश्चन पे। ये तो हम कर चुके हैं आज। पहला डाउट यही पूछा था मेरे से आज। किसने पूछा था? हाँ, अब तो हो गया सॉल्व, आंसर मिल गया। क्यों आया था? यस सर। इसे कर डालो जरा, देखें भैया कितने बच्चे करते हैं अभी इसको। अभी किया ये क्वेश्चन वैसे। डी भाई देखा जाए तो क्या गिवन है, ये 1 है तो इसको राइट में ले जा। तो आपको यही तो दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यही तो गिवन है। तो अभी तो सॉल्व किया, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अरे दोनों डायगोनल्स बराबर, रेक्टेंगल बना दिया और एंगल 90 मिल गया। यस सर। इसे ट्राई करो जरा, शायद डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन किया हो आपने। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको निकालना है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ए के पैरेलल चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड वो चाहिए जो बी का है। ये आंसर आपने देने शुरू कर दिए, ये पिछले क्वेश्चन के आंसर थे। इसका तो डी था आपके आंसर। मोहनीत क्या बेटा इसी क्वेश्चन का आंसर है ये? यस सर। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। कोमल का भी ठीक है, वैभव का भी ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रखा था पहले? सर डीपीपी में था। यस सर, डीपीपी में था। मतलब ये हो गया है क्वेश्चन। लॉजिक क्लियर है इस क्वेश्चन का? यस सर। हाँ लवली बेटा, गड़बड़ कर रहे हो। आपको कहा गया है एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड वही हो जो बी वेक्टर का है, लेकिन पैरेलल ए के हो। तो सिंपल क्या होता है भाई, ए के पैरेलल चाहिए तो पहले इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लिया। ये वेक्टर अभी भी ए के पैरेलल होगा लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब मैं इसको अगर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बी जो बी वेक्टर का है। और डायरेक्शन कौन सी? अरे वही ए वेक्टर, बाकी तो स्केलर है। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है बस। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा 25। ए वेक्टर है 3i + 4j
और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो मुझे एक्चुअली में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ रहा है बी। क्या लॉजिक क्लियर? सर इसको Yes. ऐसे भी कर सकते हैं सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक कर लो और 4 ऑप्शंस में से मैग्नीट्यूड देख लो, और सर ए वेक्टर में पहला वाला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो सर बी और सी में से 15 छोटा है 20 से, तो ये मतलब बी और सी में से कोई होना चाहिए, तो फिर यही क्यों हो, ये क्यों ना हो? क्योंकि सर A फिर और B में पैरेलल C चेक किया छोटा तो है, 3 into 5 और 4 into 5 हो गया ना। ठीक है, कर सकते हो भाई। मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए तो 5 मैग्नीट्यूड इसी का है, सॉरी मैग्नीट्यूड चाहिए 25 का, तो 25 इसी का है और इसका है, इन दोनों का तो 25 नहीं आ रहा, और इन दोनों में से इसके पैरेलल कौन सा है, वो यही है, तो इससे भी मिल जाएगा हिट एंड ट्रायल से, बिल्कुल। चलो सर ये नेक्स्ट हमने देखो। हाँ सर हमने जो ये यूनिट वेक्टर निकाला, तो इससे हम ये कैसे पता लगा कि वो ए के पैरेलल ही है? बहुत बढ़िया। किसी वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं और वो स्केलर पॉजिटिव हो, तो ये जो नया वेक्टर मिलता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ए वेक्टर से। नो सर। यानी कि ये वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा। यस सर। यानी कि ए वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस स्केलर से, ये भी तो स्केलर ही है एक, तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा ये किस डायरेक्शन में मिलेगा? एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। फिर तूने एक और स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी पॉजिटिव स्केलर, तो अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन तो अभी भी ए वेक्टर की रही। आपने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैनिपुलेट किया। आपको पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, आपको चाहिए 25, डायरेक्शन वही चाहिए, तो पहले उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाया और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड 25 बना दिया। डायरेक्शन चेंज नहीं की हमने। क्या क्लियर? यस सर। आ जाओ भाई इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट मीनिंगफुल? सिंबल्स का ध्यान रखना है, बता रखा है आपको। अभय आदित्य बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो अभय आदित्य, बेटा गड़बड़ कर रहे हो। सोहम गड़बड़ है। कृष्णा, अरे सब गलत दे रहे हैं आंसर। सर सी या मैं गलत सोच रहा हूं? एक मिनट मैं चेक कर लूं। ये हाँ सबके आंसर ठीक थे, मैं ही गलत सोच रहा था। सबके आंसर ठीक है। एक मोहनीत गड़बड़ कर रहे हो बेटा। आदित्य ठीक है, रीना ठीक है, सबका ही ठीक आ रहा है। हाँ मोहनीत गड़बड़ कर रहा है बेटा, बाकी सब ठीक कर रहे हैं। देखो भाई सी आंसर इसका है। क्यों सी है? अरे मैंने भी गलत पढ़ लिया, मैं ठीक कर रहा था, आपके आंसर देख के मैं गड़बड़ हो गया। आओ जी वापस चले। मेरे ख्याल से तो सिर्फ मोहनीत का ही ठीक है, बाकी सबका गलत है। सिर्फ मोहनीत का ही ठीक है, बाकी उसने कहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट मीनिंगफुल। नॉट मीनिंगफुल। यहां पे एक वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट चलेगा। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या चलता है? नो सर। ये है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो ठीक है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर के बीच में कभी कोई साइन नहीं लगाते, बताया था। तो ये तो ठीक है, मीनिंगफुल है। ये भी मीनिंगफुल है। वेक्टर वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा, ये नहीं चलेगा बस कि स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट लगा दिया। अरे स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन लगाना नहीं चाहिए। तो मुझे कौन सा चूज करना है? बी ऑप्शन। बी। सिर्फ मोहनीत का सही है, बाकी सब ने गड़बड़ की है, और आपके चक्कर में मैं भी गलत सोचने लग गया था। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये गलत क्यों है? क्लियर है सबको? जब भी हम 2 के साथ ए वेक्टर लगाते हैं तो यहां पे ना डॉट दिखाते हैं ना क्रॉस, कुछ दिखा दिया तो वो मीनिंगलेस हो गया।
क्योंकि स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ही होगा, स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं होगा। ठीक, चलो जी ये खत्म, आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से वापस चलेंगे अपने मैथ्स के कुछ पार्ट की तरफ। तो कुछ चीजें जो आपने 10th में पढ़ रखी हैं उसी को रिवाइज करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जो चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के हमें और यूज करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास से फिर से मैथमेटिकल टूल स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स को फिर से ब्रेक लग रही है। वैसे तो ये भी मैथ्स का ही चैप्टर है वेक्टर्स एक्चुअली में देखा जाए, लेकिन इसको हम फिजिक्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं, है मैथ्स का ही पार्ट ये भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टेस्ट में जो आना है वो वेक्टर्स भी आना है, तो ध्यान रखना सर वो टेस्ट विल बी ऑन कमिंग संडे। हाँ, आपके पास शेड्यूल पहुंचा होगा, संडे को टेस्ट है ना आपका? यस Yes, सर, sir. आएगा। तो अभी नहीं आया। तो कुछ के पास कैसे आ गया? कहाँ पे आया हुआ है बेटा? सर सर, फुल ईयर आपके- प्लान आया हुआ है सर, क्लास पोर्टल पे। पोर्टल पे प्लान आया हुआ है बेटा, चेक कर। और उसमें सिलेबस भी लिखा होगा, कब कब टेस्ट होना है, क्या सिलेबस है, सब Yes, लिखा sir. होगा उसमें। सर पुराने चैप्टर्स भी आएंगे, यूनिटेड डायमेंशन से लिखा होगा इसमें जरूर टेस्ट। अगर पीरियोडिक टेस्ट है तो शायद नहीं आएगा, अगर फेस टेस्ट है तो आएंगे। सर पीरियोडिक है, पीरियोडिक में तो शायद वेक्टर्स ही आएगा फिर। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना नया, मतलब नया चैप्टर। क्या चैप्टर तो पुराना है, 2 क्लास हमने ट्रिगो की ली थी। ट्रिगो रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से बेटा, वैसे अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेनली क्वाड्रिक के बारे में, कुछ सीक्वेंसेस के बारे में, और 1-2 चीज छोटी छोटी चीजें और पढ़ेंगे जो हमें मैथ्स में फिजिक्स में जरूरत पड़नी है। सिर्फ उतना ही मैथ्स करेंगे, हाई फाई मैथ्स जो करना है वो अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में करना। ठीक, ओके सर, चलो जी बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, और मुझे ना आपका पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में। ऐसे शांत बैठे रहते हो तो मजा ही नहीं आता क्लास लेने में, जवाब चाहिए होते हैं आपसे। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।